नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इच्छाधारी नागिन और शैतान नेवला। दोस्तों, ये कॉमिक्स जो है इच्छाधारी नागिन का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में राम रहीम कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। अंतरिक्ष के एक ग्रह कोबरा लैंड से नेवला देवता की आंख लेकर फरार हो जाता है। नेवले की तलाश में किंग कोबरा अपने अंतरिक्ष यान सहित पृथ्वी पर आता है और अपने देश की सबसे बुद्धिमान, चालाक एवं खतरनाक नागिन को नेवले को खत्म कर देवता की आंख को वापस लाने का काम सौंपता है। विष कन्या, हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम नेवले को मारकर देवता की आंख वापस लाने में अवश्य सफल हो जाओगी, परंतु तुम्हें अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। आप निश्चिंत रहें भुवन, नेवले की मृत्यु निश्चित है। मैं बहुत जल्द देवता की आंख वापस ले आऊंगी। लेकिन देवता की आंख, जो एक मणि के आकार की थी, हवा महल से एक चोर द्वारा चुरा ली जाती है। पुलिस चोर का पीछा करती है। चोर उस मणि को एक वृक्ष की खो में छुपा देता है। उस स्थान का नक्शा बनाकर वो अपने नकली बालों के बिंग के अंदर रख लेता है। अब मैं पकड़ा भी गया तो पुलिस मुझसे कभी मणि बरामद नहीं कर पाएगी। खतरा टलने पर मैं नक्शे की मदद से इस स्थान को आसानी से ढूंढ लूंगा। परंतु बलदेव पुलिस की गोली का निशाना बन जाता है और नागिन बलदेव के रूप में अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। शायद ये नेवले के साथी हैं, अतः नेवले तक पहुंचने के लिए मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। इंस्पेक्टर खान चोर को पकड़ तो लेता है, लेकिन मणि बरामद नहीं कर पाता। इसी दौरान मणि की खोज का केस बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी राम रहीम को सौंपते हैं। राम रहीम तहकीकात के सिलसिले में जब राजपुरा थाने पहुंचने हैं तो इंस्पेक्टर खान को बेहोश एवं चोर को वहां से नदारद पा स्तब्ध रह जाते हैं। आखिर चोर खान अंकल को बेहोश कर कहां गायब हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दरवाजे की सिवाय यहां से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तत्पश्चात राम रहीम राजपुरा थाने से घर की ओर चल पड़ते हैं, परंतु मार्ग में सुजाता की पुकार सुन वे रुक जाते हैं। वो औरत जरूर किसी गहरी मुसीबत में है। हाँ, हमें फौरन उसकी मदद के लिए पहुंच जाना चाहिए। आओ चलें। और फिर राम रहीम मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर इमारत की ओर दौड़ पड़ते हैं। उधर बलदेव के साथी बलदेव को मृतप्राय अवस्था में पाते हैं। बलदेव की तलाशी में जब उन्हें मणि नहीं मिलती तो वे चिंतित हो उठते हैं। डॉक्टर, अब तुम ही कुछ बताओ, हम क्या करें? अगर मणि नहीं मिली तो मिस्टर मोंगसू हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे विचार में हमें मिस्टर मोंगसू से मिलकर उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। वो स्वयं ही हमें कोई रास्ता बताएगा। डॉक्टर की बात से सकाल और घाटके भी सहमत हो जाते हैं। फिर तीनों बलदेव को साथ ले मिस्टर मोंगसू से मिलने चल पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, उपरोक्त कथा आप मनोज कॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट इच्छाधारी नागिन में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़िए। राजपुरा थाने की सीमा पार करने के बाद नागिन तेजी से रास्ता तय करती हुई जंगल की ओर बढ़ी जा रही थी। मणि जंगल में ही मौजूद है। मुझे जल्द से जल्द मणि के पास पहुंच जाना चाहिए। नेवला मणि लेने वहां जरूर आएगा, तब मैं उसे खत्म कर देवता के अपमान का बदला ले लूंगी। तभी अचानक परिचित गंध पा नागिन चौंक उठी। ये तो उसी मानव की गंध है जिसका रूप मैंने जंगल में धारण किया था। वो इसी ओर आ रहा है। कुछ अन्य मानव भी उसके साथ हैं।
नागिन अभी सोच ही रही थी कि उसकी नजर दूर से उसी तरफ आते वाहन पर पड़ गई। ओह, वे लोग शायद इसी वाहन में हैं। मुझे उनका पीछा करना होगा। ये निर्णय लेते ही नागिन सड़क के किनारे उगी झाड़ियों में जाकर छुप गई। फिर जैसे ही वो वैन उनके निकट से गुजरी, नागिन ने छलांग लगाकर वैन का बैक बम्पर थाम लिया। कुछ ही देर बाद नागिन वैन की छत पर पहुंच चुकी थी। ये लोग निश्चय ही नेओला के साथी हैं और उसी से मिलने जा रहे हैं। अब मुझे बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। मिस्टर मोंगसू के ठिकाने पर पहुंच डॉक्टर और घाट के सकाल को बलदेव के पास छोड़ इमारत में दाखिल हो गए। उनके जाते ही सकाल सिगरेट सुलगाकर वैन से नीचे उतर आया। अभी उसने सिगरेट का पहला ही कस खींचा था कि बुरी तरह चौंक उठा। ओह, सांप! दूसरे पल सकाल का हाथ रिवॉल्वर की तलाश में अपनी जेब में रेंग गया, लेकिन इससे पहले कि वो रिवॉल्वर निकाल पाता, नागिन की पूंछ हंटर की तरह उसके शरीर से टकराई। सड़क! फिर इससे पहले कि सकाल संभल पाता, नागिन उसे अपने बंधन में कस चुकी थी। दूसरे पल नागिन ने सकाल को डस लिया। पलक झपकते ही सकाल के प्राणों का अंत हो गया। अब मुझे इसका रूप धारण कर इसके साथियों के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर इच्छाधारी नागिन ने सकाल का रूप धारण कर सकाल के शरीर को बाहों में उठा लिया। तत्पश्चात सकाल के मृत शरीर को निकट ही दीवार की आड़ में छुपाने के बाद वो डॉक्टर और घाटके के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। डॉक्टर और घाटके से मिस्टर मोंगसू की परछाई ने पूछा, मनी ले आए? नो सर। तत्पश्चात डॉक्टर मिस्टर मोंगसू को सारी बात बताने के बाद बोला, मिस्टर मोंगसू, बलदेव मौत की आखिरी सांसें गिन रहा है। उसे बचाना बहुत जरूरी है। आप ही कोई रास्ता बताइए। लंबे हुंकार भरते हुए मोंगसू कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर स्वयं ही बोला, तुम लोग बलदेव को प्रोफेसर कामत के पास ले जाओ। वो एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, बेहतरीन सर्जन भी है। वो मुर्दों में भी जान फूंक सकता है। प्रोफेसर कामत? लेकिन क्या वो हमारे कहने पर बलदेव का इलाज करने को तैयार हो जाएगा? ये सोचना अब तुम्हारा काम है कि उसे किस तरह मनाना है। मुझे तो सिर्फ वो मनी चाहिए। अगर मनी नहीं मिली तो तुम लोगों का क्या हश्र होगा, ये तुम लोग खुद अंदाजा लगा लो। आप निश्चिंत रहिए सर, मनी को हासिल करने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। गुड। कहने के साथ ही परछाई पर्दे से ओझल हो गई। परछाई के ओझल होते ही घाट के कंपकपाते स्वर में बोला, मुझे तो अभी से मौत की आहट सुनाई देने लगी है। शट अप! हमें प्रोफेसर कामत के यहाँ जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। तत्पश्चात वे इमारत से निकलकर जैसे ही वैन के निकट पहुंचे, सकाल व्यग्र स्वर में बोला, क्या नेवले से मुलाकात हुई? नेवला? कौन नेवला? नागिन उर्फ सकाल तुरंत अपनी गलती को सुधारते हुए बोला, मेरा मतलब मिस्टर मोंगसू थे। मेरा मतलब मिस्टर मोंगसू से था। हिंदी में मोंगसू का मतलब नेवला ही तो होता है। ओह, पर तुम तो जानते हो मिस्टर मोंगसू अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। आज भी हमारी उनके परछाई से ही मुलाकात हो सकी है। क्या कहा उसने? उसने बलदेव को प्रोफेसर कामत के पास ले जाने को कहा है। उसका मानना है प्रोफेसर कामत ही बलदेव को बचा सकता है। ओह, फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात वे तीनों वैन में सवार हो प्रोफेसर कामत के निवास की ओर चल पड़े। प्रोफेसर कामत की कोठी कब्रिस्तान के निकट एक वीरान इलाके में स्थित थी,
जिस समय वैन कोठी के द्वार पर पहुंचकर रुकी, उस समय वहां मौत का सन्नाटा सा फैला हुआ था। वे तीनों वैन से उतरे और द्वार के निकट पहुंच गए। डॉक्टर ने बेल के बटन पर उंगली रख दी। थोड़ी देर बाद द्वार खुला और प्रोफेसर कामत का चेहरा नजर आया। इससे पहले कि प्रोफेसर कामत कुछ पूछते, वे तीनों प्रोफेसर को धकेलते हुए कोठी में दाखिल हो गए। उनकी इस हरकत से प्रोफेसर क्रोधित होकर बोले, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? प्रोफेसर, हमारे एक साथी को गोली लगी है, तुम्हें उसे हर कीमत पर बचाना है। लेकिन उसे गोली लगी कैसे, यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम सिर्फ उसका इलाज करो। ये जाने बिना कि उसे गोली कैसे लगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोफेसर को जीत पर अड़ते देख घाट के रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपट्टी से सटाते हुए गुर्राया, समय बर्बाद मत करो प्रोफेसर। अगर बलदेव मर गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? प्रोफेसर, जिद मत करो, हम तुम्हारे काम की मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हैं। हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। जल्दी फैसला करो प्रोफेसर। एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ पैसा और जिंदगी दोनों। ठीक है, मुझे मंजूर है। मरीज को अंदर ले आओ। प्रोफेसर के राजी होते ही डॉक्टर और सकाल बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने मृत प्राय बलदेव के शरीर को उठाकर प्रोफेसर कामत के आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित ऑपरेशन रूम के स्ट्रेचर पर पहुंचा दिया। अब तुम लोग बाहर जाओ, मुझे मरीज की जांच करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं, पर होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना प्रोफेसर। याद रखना, बलदेव मर गया तो तुम्हारी मौत भी तुमसे ज्यादा दूर नहीं होगी। तत्पश्चात वे बाहर निकल गए। उन्हें ज्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर को ऑपरेशन कक्ष से बाहर आते देख डॉक्टर व्यग्र स्वर में बोला, क्या हुआ प्रोफेसर? आई एम सॉरी, मरीज को बचाना नामुमकिन है। तुम नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो प्रोफेसर। तुम नहीं जानते उसका जिंदा रहना कितना जरूरी है। लेकिन गोली उसके सिर में लगी है, उसका ब्रेन बुरी तरह डैमेज हो चुका है। कुछ भी करो प्रोफेसर, बलदेव को बचा लो। अब एक ही रास्ता है, अगर तुम लोग मुझे मुर्दाघर से किसी मुर्दे का ब्रेन ला दो तो मैं मरीज को बचा सकता हूं। ठीक है प्रोफेसर, हम ब्रेन का बंदोबस्त करते हैं, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। ध्यान रहे, मुझे ऐसे मुर्दे का ब्रेन चाहिए जिसे मरे 12 घंटे से ज्यादा समय ना गुजरा हो। तुमने तो हमें उलझन में डाल दिया है प्रोफेसर। यह हम कैसे पता लगाएंगे कि किस मुर्दे को मरे कितना समय गुजर चुका है? तो फिर ठीक है, मेरा एक मरीज है जो इस समय मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तुम लोग उसे यहाँ ले आओ। तुमने तो हमारा काम ही आसान कर दिया प्रोफेसर। अब जल्दी से अपने उस मरीज का पता भी बता दो। प्रोफेसर उन्हें मनमोहन का पता बताने के बाद बोला, तुम्हें 1 घंटे के अंदर वापस यहां पहुंचना है। अगर देर हुई तो देर नहीं होगी प्रोफेसर। तभी सकाल तत्परता से बोला, डॉक्टर तुम घाटके के साथ फौरन निकल जाओ, मैं यहां रुकता हूं। ठीक है। तत्पश्चात डॉक्टर और घाटके वहां से चल दिए। उधर काफी संघर्ष के बाद आखिरकार राकेश की शक्ति जवाब दे गई और मनमोहन ने एक ही झटके में राकेश की गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी। कड़क आ! फिर राकेश के बेजान शरीर को वहीं पटक मनमोहन वहां टेबल पर पड़ा चाकू उठाकर बालकनी में पहुंच गया। अरे कोई तो सुनो, कोई तो मदद करो, हे भगवान। अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता बेवकूफ औरत। मनमोहन की गुर्राहट सुन सुजाता जैसे ही पलटी, उसकी चीख निकल गई। मनमोहन मौत बनकर उसके बिल्कुल ठीक सामने खड़ा था। नहीं परंतु इससे पहले कि मनमोहन के हाथ में थमा चाकू सुजाता के सीने में उतरता, गोली चली और चाकू उसके हाथ से छिटक गया। धाएं! आ!
हाथ घायल होते ही मनमोहन घायल चीते के समान पलट पड़ा। सामने राम रहीम को खड़ा देख उसकी आंखों में खूनी चमक लहरा उठी। वो दहाड़ा, तुम्हें तुम्हारी मौत यहां खींच लाई है लड़को। खबरदार आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। किंतु राम की धमकी का मनमोहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो दृढ़ कदमों से राम रहीम की तरफ बढ़ने लगा। मनमोहन को आगे बढ़ते देख रहीम से रहा नहीं गया। उसने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि रहीम के पैर की ठोकर मनमोहन के सीने पर पड़ती, उसने एक तरफ हटते हुए रहीम को अपनी बाहों में जकड़ दिया। रहीम करहा उठा, हाय मरा। छोड़ दे उसे, अब तो मौत ही इसे मेरे पंजे से छुड़ाएगी। आ मनमोहन के फौलादी बाह का सिकंजा उसकी गर्दन के गिर्द पर इस कदर कसता जा रहा था कि रहीम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। रहीम की जान खतरे में देख राम ने ट्रिगर दबा दिया। धाएं आ दर्द से कराते हुए मनमोहन ने रहीम को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया था। दूसरे पल वो मुड़ा और रेलिंग फांद कर नीचे कूद गया। राम रहीम लपक कर रेलिंग के निकट पहुंच गए और नीचे झांकने लगे। नीचे मनमोहन जमीन पर औंधा पड़ा था, शायद मर गया है। इससे पहले कि राम रहीम के बाद का कोई प्रतिक्रिया जाहिर करता, एक वैन मनमोहन के निकट आकर रुकी। दो व्यक्ति कार से उतरे और मनमोहन के शरीर को कार में डालकर फरार हो गए। ओह, कौन है वो लोग? हमें उनका पीछा करना चाहिए। बेकार है, अब वे हमारे हाथ नहीं आने वाले। अंधेरा इतना गहरा था कि वैन का नंबर भी नजर नहीं आया। काश लाश के अपहरणकर्ताओं का चेहरा भी नजर आ जाता। अब कैसे पता चलेगा कि वे कौन थे? तभी सुजाता अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोली, वो वही प्रोफेसर रहा होगा। कौन प्रोफेसर? कुछ देर पहले मनमोहन ने किसी प्रोफेसर को फोन किया था। तत्पश्चात सुजाता ने राम रहीम को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद राम रहीम इतना ही जान सके कि अपहृत लाश मनमोहन नाम के एक मानसिक रोगी की थी। दौड़ा पड़ने के कारण वो शैतान बन गया था, पर वे ये ना जान सके कि प्रोफेसर कौन था और मनमोहन की लाश को क्यों और कहां उठा कर ले गया था। तत्पश्चात वे सुजाता के फ्लैट में गए जहां राकेश की लाश पड़ी थी। राकेश को मृत देख सुजाता दहाड़े मारकर रोने लगी। नहीं नहीं, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते राकेश। इस मर्म स्पर्शी दृश्य को देख राम रहीम की आंखें भी छलछला उठी। रहीम भर्राए स्वर में बोला, काश हम यहाँ कुछ देर पहले पहुंच गए होते तो ये दुखद वारदात ना होती। तुम ठीक कहते हो रहीम, पर होने को भला कौन टाल सकता है? अब समय बर्बाद करने से क्या लाभ? तुम पुलिस को सूचना दे दो। ठीक है। रहीम ने फोन पर निकटवर्ती थाने को घटना की सूचना दे दी। 15 मिनट बाद ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस इंस्पेक्टर धर्म सिंह को सारी बात बताने के बाद राम रहीम वहां से वापस चल दिए। उधर एक सुनसान सड़क पर वैन रोक डॉक्टर घाटके से बोला, लाश को साथ ले जाने से क्या फायदा? तुम सिर काट लो, धड़ को यहीं फेंक देते हैं। ठीक है। हामी भरता हुआ घाट के तेज धार वाली छुरी निकालकर पिछली सीट पर पहुंच गया। दूसरे पल उसने मनमोहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। खच! फिर मनमोहन की सिर कटी लाश को सड़क पर फेंक वे वहां से आगे चल दिए। इधर प्रोफेसर कामत ऑपरेशन रूम का द्वार बंद कर जैसे मुड़ा, उसकी आंखें चमक उठी। मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस रहेगा मनमोहन, पर यह तो होना ही था, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में लगाया गया कृत्रिम ब्रेन तुम्हारे को माफिया नहीं आया था, तुम्हारे को माफिक नहीं आया था। बलदेव तुमसे ज्यादा बलवान और सहनशील है। मेरा कृत्रिम ब्रेन उसे जरूर सूट कर जाएगा।
इस तरह ना केवल उसकी यादें सुरक्षित रहेंगी बल्कि वो मेरा आज्ञाकारी गुलाम भी बन जाएगा। वो वही करेगा जो मैं कहूंगा। तब मुझे डॉक्टर और उसके साथियों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। वे मूर्ख कभी नहीं जान पाएंगे प्रोफेसर कामत ही मिस्टर मोंगसू हैं। तभी दीवार घड़ी ने 5 बजाए। प्रोफेसर अपनी सोचों से जाग उठा। टन। ओह, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अगले पल प्रोफेसर कामत बलदेव के निकट पहुंचा और उसके बाल काटने लगा। खिंचाव पड़ते ही बालों के विंग निकलकर उसके हाथ में आ गई। ओह, तभी प्रोफेसर की नजर विंग के अंदर रखे कागज पर पड़ गई। उसने कागज निकाल लिया। कागज पर बने नक्शे पर नजर पड़ते ही प्रोफेसर का चेहरा खिल उठा। तो ये है मणि तक पहुंचने का नक्शा। अब तो मेरी सारी मुश्किलें आसान हो गई। तत्पश्चात प्रोफेसर उस नक्शे को अपनी जेब में संभाल कर रखने के बाद अपने काम में व्यस्त हो गया। तभी सकाल की कर्कश आवाज प्रोफेसर के कानों से टकराई। नहीं नेवला, तुम अब मणि तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ओह, अगले पल प्रोफेसर मशीनी अंदाज में अपने एड़ियों पर घूम गया। सकाल पर नजर पड़ते ही वो कड़क कर बोला, कौन हो तुम? अपनी मौत को नहीं पहचाना नेवला? कहने के साथ ही इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में प्रकट हो गई। अंततः मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया नेवला। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। ओह तुम! चौंकने का अभिनय करते हुए प्रोफेसर ने अपने पैर से स्ट्रेचर के नीचे लगे गुप्त बटन को दबा दिया। बटन दबाते ही बिस्कन्या के पैरों के नीचे का फर्श का टुकड़ा एक और खिसक गया और वो फर्श में धंसती चली गई। ओह! थोड़ी देर बाद बिस्कन्या एक अंधेरे स्थान में खड़ी थी। उफ, अब मैं क्या करूं? अगर मैं जल्द ही इस कैद से आजाद ना हो पाई तो नेवले को पकड़ना कठिन हो जाएगा। तभी नेवला और प्रोफेसर कामत की आवाज सुन बिस्कन्या की सोच टूट गई। बिस्कन्या, मैं चाहूं तो तुझे अभी खत्म कर सकता हूं, पर मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। पहले मैं वो मणि हासिल कर लूं, उसके बाद तुझे और तेरे साथियों को ऐसी मौत मारूंगा कि कोबरा लैंड के वासी नेवला का नाम सुनते ही थर्रा उठेंगे। नेवला, एक बार तो मुझे इस कैद से आजाद कर दे, फिर देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूं। तुम मेरे इंतकाम से बच नहीं सकता नेवला। अब तो इंतकाम नेवला लेगा बिस्कन्या। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक सुन प्रोफेसर ने स्विच ऑफ कर दिया। फिर वो उठा और संलग्न ऑपरेशन रूम में जा पहुंचा। जब उसने द्वार खोला तो डॉक्टर और घाट के सामने खड़े थे। डॉक्टर हाथों में थमा पैकेट प्रोफेसर के हाथों में थामने के बाद बोला, इसमें मनमोहन का सिर है। अब तो बलदेव बच जाएगा ना प्रोफेसर? हाँ, इतना कह प्रोफेसर ने द्वार बंद कर दिया। उधर जब राम रहीम की आंख खुली तो दिन काफी चढ़ चुका था। नित्य कर्म आदि से निवृत्त हो जब वे नाश्ते की टेबल पर पहुंचे तो रहीम ने वहां रखा अखबार उठा लिया और तेजी से हेडलाइंस पर नजर मारते हुए पेज पलटने लगा। फिर एक समाचार पर उसकी नजर टिक गई। समाचार पढ़ने के बाद वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, खोदा पहाड़ निकले चूहिया। क्या हुआ? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।